हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और आज हम वापस एक बार फिर बेहतरीन सेशन में आपसे जुड़ चुके हैं, रेट 2021। और हम मॉडल टेस्ट नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। साइकोलॉजी का जो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र का जो हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम छठा प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों के ऊपर हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि वो पांचों वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार से हमारा जो छठा सेशन है उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो एक बार फिर सभी मेरे साथ जुड़ जाएं और यस लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और खेत्रपाल जी महाराज की एक बार जय बोल दें, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो खेत्रपाल जी की पावन धरा से हम आपके बीच लाइव हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किस शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसका मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष की उम्र में हो जाता है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो आपके बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुडेन्फ, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, जे.बी. वाटसन। ये आपके 4 ऑप्शन आपको यहाँ से दिए गए हैं। चारों में आपको पहचान करनी है तो कौन से शिक्षा शास्त्री ने ये कहा है कि एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का जो मानसिक विकास है 3 वर्ष में उसका आधा संपूर्ण हो जाता है। तो ये कहा है, गुडेन्फ ने कहा है। ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन राइट यहाँ से हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात हम करें तो बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। यह कथन है। तो कथनों के लिए मैंने आपको बता रखा है, अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करते होंगे भी कथन। तो बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। तो आपका यह कथन किसका है? तो यहाँ पर देखिए कथन भी बड़ा है और ऑप्शन भी आपका ये बड़ा है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्सन महोदय, जोन्स महोदय और ब्लेयर महोदय ने यह कहा कि जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं तो वह बाल्यावस्था का काल कहलाता है। यह ब्लेयर, जोन्स और सिम्सन ने कहा है। तीसरे क्वेश्चन की बात हम करें तो देख लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यह कथन किसने कहा है? कथन क्या है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यह किसने कहा है? तो यह भी बात आपको एक बार फिर से याद रख लेनी है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्सन महोदय ने यह बात कही है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा है? बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किशोरावस्था जो एडल्ट है वो शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। यह जोन्स महोदय ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों की लंबाई बढ़ती है 12 वर्ष की उम्र तक, 18 वर्ष की उम्र तक, 16 वर्ष की उम्र तक, 20 वर्ष की उम्र तक। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 वर्ष की उम्र तक अत्यधिक बढ़ती है। उसके बाद में उसकी लंबाई है वो उसमें बढ़ोतरी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो 16 वर्ष आपको याद रख लेना है। व्यय संधि काल कहते हैं। व्यय संधि शेषावस्था को कहा जाता है, उत्तर किशोरावस्था को कहा जाता है, पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है या बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो व्यय संधि जो काल होता है आपका वो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से हमारा जो पूर्व किशोरावस्था का जो काल है उससे पूर्व किशोरावस्था के काल को
व्यय संधि के नाम से जाना जाता है, व्यय संधि काल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 7वां क्वेश्चन आपका क्या है कि वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व होता है। तो वांछित व्यक्तित्व की बात हम करें तो अंतर्मुखी हो गया, संवेगीय स्थिर हो गया, बहिर्मुखी, मनस्तापी। तो देख लीजिए अंतर्मुखी, संवेगीय स्थिर, मनस्तापी और आपका जो बहिर्मुखी, 4 ऑप्शन है। उसमें क्या पूछा गया है? वांछित। वांछित शब्द का मतलब होता है कम, तो संवेगीय जो स्थिर है वो वांछित व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। तो 8वां क्वेश्चन है जिसमें छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। तो पहला आपका ऑप्शन है अंतर्दर्शन प्रणाली का, इतिहास, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, समाजमिति प्रणाली का, विकासात्मक प्रणाली का। देख लीजिए यहाँ पर जो छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए जो व्यक्ति इतिहास प्रणाली है वो उसका प्रयोग बिल्कुल सही और स्ट्रिक्ट प्रयोग रहता है, ये चीज़ आपको देख लेनी है यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन विधि नहीं है। व्यक्तित्व के मापन की विधि, निरीक्षण करना, शारीरिक परीक्षण करना या फिर आपका जो साक्षात्कार। देखिए निरीक्षण हो उसमें भी क्या है, मापन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण में एक ही बात है, शरीर का परीक्षण किया जाता है, उसमें मापन किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें साक्षात्कार, और साक्षात्कार में तो मापन होता ही है। और तो अब अपने नेक्स्ट जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका भ्रमण। व्यक्तित्व निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की विधि भ्रमण है, वो व्यक्तित्व के मापन की विधि यहाँ से नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो जो साथी मेरे साथ देरी से जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं क्या चल रहा है हमारा रेट 2021 के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका 6ठा प्रैक्टिस हम आज कर रहे हैं। और एक बार जितने भी साथी मेरे साथ हैं वो एक बार क्या करिए, पुण्य काम करिए कि एक बार जय बोल दीजिए क्षेत्रपाल जी महाराज की। और जुंग के व्यक्तित्व का सिद्धांत, जुंग ने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया था, तो विश्लेषणवाद है। विश्लेषणात्मक जो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है वो जुंग ने दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन की बात करें, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब हुआ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण, प्रासंगिक जो अंतर्बोध परीक्षण का जो निर्माण है वो देखिए 1975 हो, 1945, 1965 और 1935, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध का जो परीक्षण है वो 1935 में उसका निर्माण है वो शुरू हुआ था। देखिए अगला जो है 12वां क्वेश्चन, नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की बात हम करें तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है, स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया गया कि विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास हटवाएंगे, छात्रों को बाहर जाने के लिए कहेंगे, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे और छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचाना चाहिए। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका जो बाल विकास है उसके हिसाब से आपको सोचना है। तो 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो देख लीजिए आपका ये जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल इस क्वेश्चन के संगत है कि छात्रों की एक सभा बुलाएंगे, उसमें घोषणा करेंगे कि ऐसा भोजन खरीदने से हमें बचना चाहिए। यही जो भोजन सामग्री बेच रहा है घटिया, उसका इलाज है कि उसको रोका जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समायोजन दूषित होता है, एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है कि समायोजन है आपका किस तरीके से दूषित हो जाता है उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया कुंठा से भी समायोजन आपका है वो प्रभावित होता है, दूषित होता है। संघर्ष की भी बात करेंगे तो संघर्ष से भी आपका जो समायोजन है वो यहाँ से आपका दूषित या दूषित से आप ये समझ सकते हो प्रभावित,
दूषित का दूसरे शब्दों में अगर हम अर्थ समझें तो प्रभावित होगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो आपका कुंठा से और संघर्ष दोनों से ही क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विवा स्वपन देखने वाला प्रसन्न रहता है। द्विवा स्वपन देखने वाला हमेशा ही प्रसन्न रहता है, तो उसकी बात हम करेंगे अभी। ऑप्शन में दिया गया नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से, या इसमें से कोई नहीं। द्विवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। जो सोते समय जो स्वप्न देखे जाते हैं उनके विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, पूरा मतलब एक तरीके से वो जो रोमांटिसिज्म रहस्यवाद होता है उसमें खो जाता है। तो उसमें क्या करता है कि वो कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा करता है, कल्पना करता रहता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये मिल जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कल्पनाशीलता में खोया हुआ रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो 15वां क्वेश्चन है कि दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। दबाव में आपको सफलता या असफलता दोनों मिल सकती है। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स है, कोई छात्र है, कोई परीक्षार्थी है, वो दबाव महसूस करता है तो असफल होगा बार बारी से। लेकिन कई बार क्या है कि किसी का दबाव है किसी का, तो उसमें वो क्या हो जाता है, सफल भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक अस्वस्थता, आक्रमण और सामाजिक असामान्यता। तो इस तरीके से जो आपकी असफलता और सफलता है वो दबाव की स्थिति का एक बेहतर से बेहतर उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जो 16वां क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। किशोरों में उभरने का, द्वंद्व से उभरने का जो प्रमुख कारण है वो बताना है आपको कि किशोर जो आपके होते हैं तो उसमें देखिए अवसरों की जो प्रतिकूलता है, पीढ़ियों का अंतर है, निराशा है, समायोजन का अभाव है। तो द्वंद्व अगर उनका उभरने से जो उनका प्रमुख कारण है तो उससे क्या अवसरों को उनको प्रतिकूलता प्रदान की जाए तो जिससे वो किशोर क्या है, द्वंद्व से उभर सकते हैं। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। एक बालक उसको आदत है कि वो स्कूल के जैसे मान लो 8 क्लास की जो हमारा जो दिन का सेशन होता है उसमें कई बच्चे हैं 5वें पीरियड में, कोई दूसरे में, कोई चौथे में, इस तरीके से उनको भागने की जो आदत है वो हो जाती है। तो उसमें सर्वेक्षण विधि है, प्रश्नावली विधि है, केस स्टडी है या प्रयोगात्मक विधि है। तो 17वें ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो हम बात करेंगे तो केस स्टडी जो विधि है वो इसमें अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विद्यार्थियों को जो भागने से रोकने के लिए। 18वें क्वेश्चन की अगर बात हम करें, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, जिस बात का उदाहरण है। औचित्य स्थापना, दोषयुक्त प्रक्षेपण और पहचान। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है और जिस पर बात का एक उदाहरण है। तो ये प्रक्षेपण है एक तरीके से, ये क्या है, एक तरीके से प्रक्षेपण है। वो प्रक्षेप करता है, अपनी जो कमी है वो टीचर के ऊपर क्या कर देता है, अध्यापक के ऊपर प्रक्षेपित कर देता है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन उसके बाद ध्वनि की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि को साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। जो पावलोव थे वो आपके रूस के थे और जो पावलोव थे उसने कुत्ते के ऊपर क्या किया था, अपना जो प्रयोग है वो कुत्ते पर किया था। तो उस प्रयोग में उसने क्या किया था वो देख लीजिए, उसने एक कुत्ते को बांधा था, एक कुत्ते को यहाँ पर क्या कर दिया, इधर यहाँ पर एक खूंटा रोप के उसको क्या कर दिया, यहाँ पर कुत्ते को बांध दिया और यहाँ पर एक घंटी लटका दी गई। क्या कर दिया गया यहाँ पर घंटी। तो पहले क्या करता है पावलोव कि पहले यहाँ से घंटी बजा देता है, टन टन कर देता है और टन टन करते ही उस कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या निरंतर चलती रही, ये निरंतर चलती रही और जैसे वो टन या घंटी बजती है तो उसको पता चल जाता है कि भोजन
आने वाला है तो कुत्ते के मुख में लार बन जाती थी। इस तरीके से आपसे पूछा गया है शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन तत्पश्चात पहले घंटे और उसके बाद में भोजन प्रस्तुत किया जाता था। अधिगम का मुख्य घटक है। 20 में क्या पूछा गया कि अधिगम का जो मुख्य घटक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, जो मोटिवेशन है वो अधिगम का मुख्य घटक माना जाता है। आपका चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए आपका 21 में अधिगम, सीधा अधिगम पूछा गया है। तो अधिगम क्या है? अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व हो जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट नहीं हो रहा। अधिगम में समय लगता है, यानी कोई चीज़ को हमें सीखने के लिए अधिगम का अर्थ माने तो सीखना होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो किसी भी चीज़ को हम सीखेंगे तो उसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा। और अधिगम में सबसे पहले की भूमिका होती है, अधिगम में सबसे पहले की भूमिका होती है तो आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन और अनुक्रिया। तो सबसे पहले जो अधिगम की सबसे पहली प्रक्रिया की बात करें तो आत्मीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले इसमें क्या की जाती है? प्रयोग में ली जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 23 का क्वेश्चन देखिए, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है। अधिगम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है वो देख लीजिए यहाँ पर। आनंद प्राप्त करना, समय व्यतीत करना, भविष्य के किसी कार्य में सहायक होना। तो देख लीजिए सीधा सीधा यहाँ पर अधिगम सीखना और वो भविष्य में किसी कार्य में सहायक हो जाता है अगर अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ें सीख लेता है तो। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ से दिए गए आपको। तो अगर कोई भी प्रतिमान है वो प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र न प्रस्तुत किया जाए और बाद में प्रस्तुत किया जाए तो वह स्मृति से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। 24 में का 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? तो एकमात्र ऐसा जो राज्य है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जो अनिवार्य और शिक्षा का जो नियम है तो ये लागू नहीं किया गया है। शिक्षा का अधिकार 26वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब से लागू हुआ? तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन 26वां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे संपूर्ण देश में लागू किया गया था। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है तो इसका अर्थ क्या है? राम अध्यापन की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में उच्च रुचि रखता है, नापसंद करता है। देखिए यहाँ पर 27वें का 2 नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है तो इसका अर्थ है कि राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रख रहा है, तभी तो उसमें क्या है? अभिक्षमता यहाँ से है। 28वां क्वेश्चन अगर देखें हम क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होता है? तो अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है, बुद्धि है और व्यक्तित्व है। तो आपको क्या कहा गया है कि अनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होता है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। जो विवृत्ति है वो अनुवांशिकता से हमें पता नहीं चलती, निर्धारित हम उसका नहीं कर सकते। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर 28वें का राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, चिंतन, मिलजुल कर रहना, दौड़ना। ज्ञानात्मक चिंतन करना। देखिए 29 में का 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर चिंतन करना ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यह जो है मिलजुल कर रहना, दौड़ना, ये क्या है? शारीरिक घटनाएं, शारीरिक प्रक्रियाएं आपको यहाँ पर मिलती है। और आज का हमारा 30वां क्वेश्चन, विचारों, मनोभावों तथा विवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखता है वह क्या कहलाता है? तो शरीर प्रतिमा, स्व ज्ञान, स्व प्रत्यय, शरीर ज्ञान। तो इस तरीके से 30वें क्वेश्चन में अभिवृत्तियों का संयुक्त और व्यक्ति उनके अपने स्वयं के बारे में कहलाता है तो वह स्व प्रत्यय कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या है कि विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है
तो स्व प्रत्यय वो कहलाता है। तो 30 में का तीसरा ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। इस तरीके से मेरे साथियों हमने क्या कर लिया है, 30 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर साइकोलॉजी के लिए जो हम पढ़ रहे थे उसके 30 क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी इस वीडियो के अंत में आप एक बार बड़े ही मनोयोग से खेत्रपाल जी महाराज की जय बोलते हुए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, अलविदा करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी टेस्ट में हम कल 2:15 बजे वापस मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।